हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु शाखा। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। क्या होता है एसिड और बेस? एसिड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर टेस्ट किया जाए जिनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। वहीं अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस को अगर टेस्ट करेंगे तो उनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। तो एसिड जो होते हैं सार इन टेस्ट, सार मतलब खट्टा, और बेसिस की बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद में। बेसिस को जब टच करेंगे तो ये छूने में थोड़े से स्लिपरी होते हैं, फिसलने लायक, जैसे साबुन होता है ना, टच करने में फिसलता है, तो वैसे ही बेसिस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। तो एसिड्स वैसे सब्सटेंस हो गए जिनका स्वाद खट्टा होता है, और बेसिस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्वाद जो है कड़वा होता है। अब देखिए, हर एक चीज को हम टेस्ट के आधार पे तो नहीं पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। जैसे कि एसिड्स में क्या होता है, कुछ एसिड वैसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और कुछ एसिड्स वैसे होते हैं जो वीक एसिड होते हैं। और वीक एसिड जो होते हैं ये खाने योग्य होते हैं, ये एडिबल होते हैं। जैसे कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, ऑरेंज में, मौसमी में। तो इन सब फलों में जो है साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है, और इसलिए इन फलों को साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं। तो ये जो फल होते हैं ये खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है एक एसिड जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। इस तरीके से जो है दही में होता है लैक्टिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं और इनको हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कुछ एसिड्स की बात करें जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो ये सब जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं, और अगर हम इनको छुएंगे तो हमारा हाथ या मुंह कुछ भी जो जल सकता है। तो जाहिर सी बात, हम टेस्ट करके तो हर एक चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। तब क्या किया जाए? तो इसके लिए एक सब्सटेंस आता है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। इन सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस में जाने पर अपना कैरेक्टर चेंज करते हैं, और उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया? जो मेनली हमें नेचर से उपस्थित मिल रहा है, और ये जो है हम जैसे कि लिटमस की बात करें तो लिटमस पेपर जो होता है ये बनाया जाता है लाइकन से। लिटमस जो होता है इसको बनाया जाता है लाइकन से। लाइकन जिसको हिंदी में काई कहते हैं। काई क्या होता है? तो काई होता है म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स होते क्या हैं? तो लाइकन्स होते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में। तो उसको जो है लाइकन कहते हैं। अब इस लाइकन से हम लोग बनाते हैं लिटमस पेपर। अगर प्योर जो लाइकन का सोल्यूशन होता है ना, लिटमस का सोल्यूशन, वो पर्पल कलर का होता है। इसी में से जो है पेपर जब बनाए तो मेनली दो कलर का पेपर बनता है। एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर, और एक होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर। तो लाइकन से हमें मिलता है लिटमस पेपर, और इस लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है एसिड और बेसिस को पता करने के लिए। तो क्या होता है एसिड बेस? तो सबसे बात करें, एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और साथ ही साथ जो है ये लिटमस पेपर को कैसे बदलते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देंगे। अगर हम ब्लू लिटमस को लेकर एसिड में डालेंगे तो ये उसको जो है लाल बना देंगे। तो ये चीजें हैं। अगर रेड लिटमस को एसिड में डालें तो क्या होगा? अगर रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एसिड देखो, एसिड ज्यादातर खतरनाक होता है, रेड भी खतरनाक का सिंबल है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड और रेड है, खतरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रेड लिटमस को जब एसिड में डुबाया जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन, कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर ब्लू लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो ये जो है रेड में परिवर्तित बदल जाएगा। उसके अलावा एक व्यक्ति थे आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था? उनके अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर पानी में हम डालेंगे तो ये हमको H+ आयन देगा। ज्यादातर एसिड्स होते हैं जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट कर जाता है, टूट जाता है, और टूट कर देता है H+ आयन। जैसे कि मान लीजिए HCl है, HCl को जैसे ही हम एक्वस मीडियम में डालेंगे, पानी में डालेंगे, ये बन जाएगा H+ और Cl-। तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने पर H+ आयन हमें मिलता है, तो उसको एसिड कहते हैं। और बेसिस वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालेंगे तो OH- आयन देगा। तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ये था H+ के अनुसार।
अगर किसी चीज को पानी में डाला जाए वो H+ दे दे तो एसिड, अगर किसी चीज को जो है पानी में डाला जाए वो OH- दे दे तो वो बेस हो जाता है। तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। इसी आधार पर देखोगे एसिड बेसिस दो तरीके के। अगर मान लीजिए किसी चीज को हम पानी में डाल रहे हैं और वो पूरा 100% डिसोशिएट करे, पूरा का पूरा टूट जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर 100 ग्राम आपने HCl लिया और ये जो 100 ग्राम HCl है पूरा 100 ग्राम टूट जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड, विनेगर जो होता है, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसको अगर पानी में हम डालेंगे तो मान लीजिए 100 ग्राम आपने लिया हुआ है तो मात्र उसमें से होता है 20-30 ग्राम टूटेगा, बाकी वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो वैसा एसिड जो पार्शियली टूटता है, पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है, थोड़ा बहुत टूटता है, तो इसको कहते हैं वीक एसिड। तो डिसोसिएशन के आधार पे एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एसिड वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जिसको पानी में डालने पर 100% डिसोसिएशन दे देता है, पूरा का पूरा टूट जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ये लोग हमारे लिए ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें वीक एसिड्स, तो वीक एसिड्स वैसे होते हैं जिनको पानी में डाला जाएगा तो डिसोशिएट ये भी करेगा लेकिन बहुत कम। इसमें जो है थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसोशिएट करेंगे, बाकी के वैसे ही रह जाएंगे। तो वीक एसिड वो होता है जिसमें जो एसिड है वो बहुत कम डिसोशिएट करता है, पार्शियली डिसोशिएट करता है, उसको वीक एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड मेनली जो है ये उतना खतरनाक हमारे लिए नहीं होता है। जैसे कि जब चींटी काटता है तो जब चींटी काटता है तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड या फिर इसी को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है क्या होता है इसका असर? मेनली जो है रेड हो जाएगा, थोड़ा सा सूज जाएगा, बस उतना ही। तो ये चीज है। तो जो वीक एसिड्स होते हैं ये हमारे उतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं लेमन जूस ये वीक एसिड हो जाता है। बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या है? तो बेसिस वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम स्वाद करेंगे तो ये कड़वा लगेगा, तो बिटर इन टेस्ट, और साथ ही साथ जब इसको टच करेंगे तो ये साबुन की तरह फील होता है। तो ये चीज है। और ये लिटमस पे कैसे काम करता है? तो बेसिस जो होता है वो रेड लिटमस को बदल देता है ब्लू में। अगर रेड लिटमस को हम डिप करेंगे बेस में तो ये बदल जाएगा ब्लू कलर में। तो बेस किस पे काम करता है? बेस रेड लिटमस पे काम करता है, लाल को ब्लू बना देता है। अगर ब्लू लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो बेस भी ब्लू से होता है, बी से होता है, और ब्लू भी बी से है। तो ध्यान रखियो बी और बी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो बेस का ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि बेस जो है वो रेड लिटमस पे असर डालता है और उसको बदल देगा और बना देगा ब्लू। तो ये चीज है। अब बात हो रही है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो एसिडिक नेचर शो करेगा या बेसिक नेचर शो करेगा। अभी इंडिकेटर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स और एक हो जाता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो जो जिसमें हम मेनली नेचर से जो चीजें मिल रही हैं उनका उपयोग करते हैं ये पता करने के लिए कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलेंगे। जैसे कि लेकिन जो लाइकन होता है, ये लाइकन है क्या? इसको हिंदी में काई कहते हैं और ये होता है म्यूचुअल एसोसिएशन। किस चीज का एसोसिएशन है ये? एसोसिएशन मतलब दो जीव मिलकर एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग जीव। ध्यान रखिए रिप्रोडक्शन नहीं है, बस दो अलग अलग जीव साथ में मिलकर रह रहे हैं, उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो म्यूचुअल एसोसिएशन, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन, जहां पे दोनों को ही बेनिफिट होता है। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, जहां पर दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है एक दूसरे से, तो इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि एल्गी जो होता है, एल्गी क्या है? सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये अपना भोजन बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो एल्गी फूड बना सकता है और ये फूड बना के खुद भी खा रहा है और साथ साथ फंजाई को भी देता है। फंजाई बदले में क्या करता है? तो फंजाई बदले में इसको जो है एरिया देता है, शेड देता है, रहने का स्थान देता है, तो ये काम जो है फंजाई करता है। तो ये दोनों जो मिलते हैं तो ये लिकन से आता है। इसी लिकन से एक सोल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है जिसकी मदद से बनाया जाता है लिटमस पेपर। इसी लिकन से एक सोल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है जिसकी मदद से बनाया जाता है लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर है ये दो रंगों में मार्केट में उपस्थित है, एक रेड कलर में और एक जो है ब्लू कलर में। हालांकि अगर प्योर लिटमस की बात करें लिटमस एक्सट्रैक्ट जो होता है
ये पर्पल कलर का होता है, और ये जो होता है प्योर लिटमस एक्सट्रैक्ट, ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है। तो इसमें बदलाव करके तब रेड और ब्लू बनाया जाता है। अब रेड लिटमस किस किस पे काम करता है? तो रेड लिटमस जो होता है ये बेसिस पे काम करता है, और बेसिस में रेड लिटमस क्या बन जाएगा? बेसिस में रेड लिटमस बन जाएगा ब्लू। ब्लू लिटमस जो होता है ये एसिड पे काम करता है, और एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा रेड। तो बेस पे काम करता है रेड लिटमस, और रेड बेस रेड को ब्लू में परिवर्तित कर देगा, एसिड ब्लू को रेड में बना देगा, उल्टा। तो ये चीजें हैं। जैसे कि सपोज करिए अगर आपके पास जो 3 बोतल दे दिया गया है या 3 टेस्ट ट्यूब हैं, अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में बात करिए, मान लो टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी, इसमें कोई सोल्यूशन है, इसमें भी कोई सोल्यूशन है, और इसमें भी कोई सोल्यूशन है। सपोज करिए आपको दिया गया है सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर, और इसकी मदद से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी का नेचर क्या है। नेचर मतलब कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मान लो रेड लिटमस में लिया, पहले सोल्यूशन में डाला, पहले सोल्यूशन जब रेड लिटमस को डालेंगे और सपोज करो अगर कलर चेंज नहीं हुआ, तो जब कलर चेंज अगर पहले सोल्यूशन में नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ये आइदर न्यूट्रल हो सकता है, मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेस, या फिर आइदर ये एसिडिक हो सकता है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में रेड लिटमस कोई रिएक्शन नहीं शो करता है, वो कलर नहीं बदलेगा। तो इसमें हमने रेड लिटमस जब डाला है और ये कलर चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? या तो ये न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, और नहीं तो ये हो सकता है एसिडिक हो, क्योंकि एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। एसिड ब्लू को रेड बनाता है, लेकिन रेड पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो रेड लिटमस यहाँ पे क्यों कलर बदला नहीं, तो जाहिर सी बात हो सकता है या तो एसिडिक या तो न्यूट्रल। अब मान लो इस रेड लिटमस को आपने इसमें डाला, और जब इसमें डाल रहे हो आप तो क्या देख रहे हो सकता है कलर चेंज हो गया हो। क्या हो गया? यहाँ पर रेड टू ब्लू हो गया, यहाँ पर रेड टू ब्लू हो गया। तो अब रेड टू ब्लू हो गया मतलब क्या है? बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में बदलता है, मतलब ये सोल्यूशन क्या होगा? बी जो होगा ये बेस होगा। तो अब रेड लिटमस का कलर बदल चुका है, वो हो चुका है ब्लू, ठीक है। अब मान लो आपको जांचना था कि क्या ये एसिडिक है न्यूट्रल, तो क्या कर सकते हैं? उस ब्लू लिटमस की मदद से, जो रेड कलर था जब बेस में डाला तो ब्लू बन गया, तो उस ब्लू लिटमस की मदद से अगर इसमें हम डालेंगे और अगर कलर चेंज हो जाए, वो फिर से ब्लू से रेड बन जाए, तो हमारा कंफर्मेशन क्या हो जाएगा? हमारा कंफर्मेशन रहेगा कि ये एसिडिक है। लेकिन अगर इसमें भी फिर कलर चेंज नहीं होता है तो मतलब ये न्यूट्रल है। तो ये चीज है। और इसमें भी डाल के देख लो, अगर बाई चांस कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लो ब्लू लिटमस से रेड बन गया तो वो न्यूट्रल हो सकता है, ये एसिडिक हो सकता है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो न्यूट्रल रह सकता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस जो होता है वो लिकेन से ऑब्टेन किया जाता है, और ये जो लिकेन होता है ये 2 कलर में पाया जाता है, ब्लू और रेड। जो बेस है वो रेड को ब्लू में परिवर्तित कर देता है, और जो एसिड है वो ब्लू को रेड बना देता है। तो ये कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारे पेटल एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, पेटल के जो रस निकलते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। जैसे कि कुछ प्लांट्स की बात करें तो हाइड्रेंजिया हो गया, पेट्यूनिया हो गया, ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनका जो पेटल एक्सट्रैक्ट होता है, पेटल एक्सट्रैक्ट का मतलब पेटल से रस निकाला जा रहा है, उन रस की मदद से भी जो है पता किया जा सकता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेरानियम, इसका भी यूज किया जाता है एज इंडिकेटर। ये भी जो है नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत आता है, क्योंकि पेटल एक्सट्रैक्ट है तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स। तो पेट्यूनिया, जेरानियम, हाइड्रेंजिया, इन सब के जो पेटल्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पता कैसे एसिड बेस। इसलिए टर्मरिक, हल्दी, हल्दी जो होता है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक बेसिक के बारे में पता करने के लिए।
हल्दी की बात करें तो इसमें टार्टरिक एसिड होता है और नॉर्मली ये एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन सपोज करो आप जो है साबुन का पानी लो, साबुन और पानी मिला हुआ, उसमें हल्दी उसमें जो है क्या करो, किसी पेंसिल को डुबाओ और एक पेज पे कोई हल्दी का लेप लगा लो, देखोगे क्या मेनली अगर हम उस साबुन के पानी से उस लेप पे कुछ लिखते हैं तो वो रेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, जो टर्मरिक होता है जब बेसिक मीडियम में जाता है, रिएक्ट करता है, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, थोड़ा सा लाल कलर का जो वो दिखने लग जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दाग लगा हुआ है जो कि एसिड के चलते हैं, अगर उसको जो है हम साबुन में डुबाएंगे तो वो रेडिश बन जाएगा। नींबू का दाग, अगर नींबू का दाग है और उसको साबुन में डाला गया तो वो जो है लाल कलर बन जाएगा। तो टर्मरिक जो होता है ये भी इंडिकेटर का काम करता है। ये बेसिक मीडियम में क्या करता है, बेसिक मीडियम में अपना कलर बदल देगा और ये रेडिश कलर का बन जाएगा। तो ये चीज है। इस तरीके से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब ये हो गया जो कि वैसे इंडिकेटर्स जिनका स्मेल बदल जाता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये वैसे इंडिकेटर्स होते हैं स्मेल जो है चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिनका स्मेल बदल जाता है एसिडिक या बेसिक मीडियम। जैसे कि बात किया जाए क्लव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है, देखो क्या मिलनी, एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल ठीक रहता है लेकिन इन बेसिक मीडियम वो डिसअपियर हो जाता है, इसका जो स्मेल है स्मेल गायब हो जाता है बेसिक मीडियम में। तो ये चीज है। इसी तरीके से बात किया जाए वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला जो आइसक्रीम वगैरह होता है, तो ये चीज, तो वैनिला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसका भी क्या होता है, एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल ठीक रहता है लेकिन बेसिक मीडियम में इसका जो स्मेल होता है वो गायब हो जाता है। इसी तरीके से ऑनियन, ऑनियन की बात करें तो ऑनियन जो है ये भी एसिडिक मीडियम में इसका स्मेल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका स्मेल जो होता है वो गायब हो जाता है। तो जैसे ही हम मेनली इन सब चीजों को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उनका स्मेल जो है वो गायब होता हुआ हमको नजर आएगा। तो ये चीज है। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं क्योंकि इनका बेसिक मीडियम में स्मेल जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्मेल खो दे रहे हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। इसके अलावा बात किया जाए तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जो मेनली केमिकल्स हैं जिनको लैब में बनाया गया है और वो भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो है अपना कैरेक्टर बदलते हैं। तो जैसे कि फेनोल्फेथिलीन हो गया, उसके अलावा जो है मिथाइल ऑरेंज हो गया, तो ये सब जो होता है ये सब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को लेकर। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स वो हो गया जिनको लैब में बनाया जा रहा है, ये मेनली केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फेनोल्फेथिलीन। फेनोल्फेथिलीन की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, तो मेनली ये कलरलेस होता है, ठीक है। जब एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा फिर भी कलरलेस रहेगा, बट बेसिक मीडियम में डालने पर ये पिंक में परिवर्तित हो जाता है। तो फेनोल्फेथिलीन की बात करें तो क्या देखोगे, नॉर्मली ये कलरलेस होता है और एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम में इसको डालेंगे तो ये जो है पिंक कलर का बन जाएगा। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज नॉर्मली ऑरेंज होता है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ये रेड में बदल जाएगा। वहीं अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में अपना कलर बदल देगा और ये येलो हो जाएगा। तो ये सब जो मेनली इंडिकेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कोई भी चीज एसिड है या बेस है। तो ये इंडिकेटर हो गया। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी एसिड का मेटल्स के साथ, एसिड का रिएक्टिविटी अन्य एलिमेंट्स के साथ, कैसे एसिड रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। तो मेटल के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए HCl है, तो HCl है, अगर इसको रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम के साथ, ये हो गया एसिड, ये हो गया मेटल। तो HCl और सोडियम आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा NaCl।
और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बात करें तो जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते तो एक तरीके से कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मेटल जो होता है जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। अब देखोगे क्या, कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो जब रिएक्शन करवाएंगे और जो हाइड्रोजन के बबल्स ऊपर आते हैं तो क्या कहता है, उसके पास मैच स्टिक लेके आता है, माचिस, और जब माचिस लेके जाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर के साथ पॉप साउंड के साथ तो बजता है, तो वो जब पटपट करके जो है बजने लग जाएगा। हाइड्रोजन गैस आग के साथ जब जलता है तो पटपट करके बजेगा, तो पॉप साउंड के साथ वो बजने लगता है। इस तरीके से पता चल रहा है कि जो गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है सॉल्ट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी बेस की बात करें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हो किसी मेटल के साथ, जैसे मान लो जिंक, तो ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है सोडियम जिंकेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हो यही रहा है कि जो बेस है जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है सॉल्ट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी एसिड या बेस रहे जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण करता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया मेटल, ये एसिड या बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। तो दोनों को जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। पहली बात, कार्बोनेट होता क्या है, तो कार्बोनेट होता है CO3 और इस पे 2 माइनस चार्ज, CO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और क्या होता है HCO3, इस पे एक ही माइनस चार्ज होता है। तो अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स के साथ तब ये क्या बनाएगा उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज भी HCl है एसिड, इसको रिएक्ट कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट तो क्या होगा, यहाँ पे होता ये है सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के पास, बना लिया NaCl। इसके अलावा यहाँ पे जो कार्बन 3 ऑक्सीजन है ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से ऑक्सीजन वहां जाएगा और पानी के पास तो बन जाएगा H2O। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि एसिड को अगर आप मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाता है सॉल्ट, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का निर्माण होगा। इसी तरीके से अगर इसी HCl को अगर आप रिएक्ट करवाते हो सोडियम बाइकार्बोनेट से तो क्या होगा, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो मतलब या तो आप मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करवाइए या तो मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करवाइए, आपको हर केस में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। तो ये चीज है। तो अगर हम किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो हमको हर हाल में प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गैस रिलीज हो रहा है, अब कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो गैस रिलीज हो रहा है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैसे पता चलता है,
तो मेनली क्या किया जाता है, ये जो गैस निकलेगा इसको हम पास करवाएंगे लाइम वाटर से। अभी लाइम वाटर क्या होता है, तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर से जब इस गैस को पास करवाएंगे और लाइम वाटर बन जाएगा मिल्की, दूधिया। लाइम वाटर को जब गैस से पास कराएंगे और लाइम वाटर अगर मिल्की बन गया, दूध की तरह बन गया, तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो कुछ अन्य गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है। तो कैसे टेस्ट क्या आता है, तो इसका टेस्ट ये है कि इसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस पानी। ओके, अब देखिए अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें कैल्शियम कार्बोनेट से तब क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से तो होता ये है कि ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, और मिल्कीनेस जो है डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे इसके चलते क्या होगा, इसके चलते मिल्कीनेस आता है, दूधिया दिखने लग जाएगा, और यहाँ पे मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। जब भी एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। यहाँ पे इस गैस को टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करते हैं, तो इसको पास करवाया जाता है लाइम वाटर से। अगर गैस को लाइम वाटर से पास करवा रहे हैं और ये मिल्कीनेस हो जा रहा है, दूध की तरह नजर आने लग रहा है, दूधिया, तो इसको बोला जाता है मेनली ये कौन सा गैस होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। और मिल्कीनेस किसकी वजह से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के चलते आता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब ये हो गया जो सॉल्यूट होता है सोल्यूशन में, ये एकत्रित हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है और इकट्ठा होकर सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब इसको जब हम और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये सॉल्युबल हो जाएगा। जहां ये सॉलिड बन गया था ये वापस जो है सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये चीज आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या है, एसिड का रिएक्शन विद बेस। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तब क्या होगा। अगर एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल बना देगा। जैसे कि NaOH है और साथ ही साथ HCl, ये है बेस, ये है एसिड। होता क्या है, एसिड को H+ देने की आदत है तो H देगा, ये बेस को OH देने की आदत है तो OH देगा। तो H और OH मिलकर क्या बन गया, H और OH मिलकर बन गया पानी। उसके अलावा NaCl। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन को हम ये बोल सकते हैं, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके जो है सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर एसिड का H+ बेस के OH को न्यूट्रल करके वाटर का निर्माण कर देता है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर जो हमें ये देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अब बात करते हैं मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ। मेटालिक ऑक्साइड जो है बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो पहले मेटालिक ऑक्साइड का नेचर समझिए। मेनली होता क्या है, मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, सोडियम है, तो सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मेटल और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है मेटालिक ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन आपस में मेटालिक ऑक्साइड। इस मेटालिक ऑक्साइड में अगर हम पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाता है NaOH। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी डालोगे तो ये बन जाएगा MgOH। और ये सब क्या है, अगर ध्यान से ये सब बेसेस हैं। तो मेनली क्या देखोगे, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होता है
मेटालिक ऑक्साइड जो होता है इसका नेचर क्या है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। मतलब ये लोग बेस की तरह बिहेव करते हैं, और बेस की तरह बिहेव करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देंगे। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू बदल देते हैं। तो ये एक तरीके क्या है, ये एक तरीके का बेस है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाए HCl के साथ, सोडियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बन जाएगा, NaCl, और साथ ही साथ जो है पानी। तो ये चीज, तो कुल मिला के बात ये है कि ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हुआ, जहां पे मेटालिक ऑक्साइड बेस है एक तरीके का, तो बेस और एसिड ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, ये चीज है। लेकिन सारे मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के नहीं होते हैं। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स वैसे होते हैं जो बेस और एसिड दोनों की तरह काम करते हैं, जैसा सामने वाला होगा वैसे खुद को बदल लेंगे। तो वैसा मेटालिक ऑक्साइड जो which acts as both acidic and basic are called amphoteric oxide। तो वैसा मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है, जिंक ऑक्साइड हो जाता है, तो ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम करते हैं। जो सामने अगर एसिड आया है तो ये बेस की तरह काम करेंगे। जैसे कि मान लो HCl से आपने रिएक्ट करा, तो ये तो एसिड है, तो ये अगर HCl एसिड है तो अगर मान लो इसको आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दिया तो ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ ही साथ जो है पानी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसिड ये बेस हो गया। लेकिन अगर मान लो NaOH के साथ आपने रिएक्ट करवा दिया तो NaOH तो बेस है, तो अब इसको जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे तो इस केस में एल्यूमिनियम एसिड की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करवाएंगे तो इस केस में कैसे काम करेगा, ये बेसिक की तरह काम करेगा। सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस पानी, तो ये बना लेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का निर्माण हो गया। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है जहां पर दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से बात किया जाए जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, अगर उनको हम मेटल के साथ रिएक्ट तब क्या होगा, तो सबसे पहले फिर से नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर समझिए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये सब। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में मिलाओगे तो ये क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है कार्बोनिक एसिड, जिसको सोडा वाटर में भी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिला होता है तो कार्बोनिक एसिड, तो ये चीज है। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड पे जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, तो ये चीज है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर का निर्माण कर लिया, तो ये चीज है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का भी जो रिएक्शन है वो भी एसिड बेस की तरह है और ये भी एसिड बेस की ही तरह है। तो ये चीज हो गई हमारे पास जो है रिएक्शंस एसिड और बेसेस का। अब बात करते हैं अगर हम एसिड या बेस को पानी में डाल रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी एसिड या बेस को हम पानी में डालेंगे तो दोनों डिसोशिएट करेगा, टूट जाएगा, और टूट कर एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है, एसिड इन वाटर। मान लीजिए HCl है, HCl को जब आप पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर क्या होगा, ये बन जाएगा H+Cl-,
सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, पानी में डाला जाए तो क्या बन जाएगा, H प्लस दो है तो 2, और साथ ही साथ सल्फेट आयन। तो पानी में डालने पर जो एसिड होता है वो H प्लस आयन देता है, ठीक है। और इसी H प्लस के कंसंट्रेशन के आधार पे हम देखेंगे pH एसिड और बेस का क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं pH के बारे में कि एसिड और बेस का pH कैसे पता करते हैं और इसका वैल्यू क्या क्या इंडिकेट करता है, इन सब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।